हेलो दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 6 की कवर कर रहे हैं हम लोग। और आज हम इसी क्रम में एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे आए हैं, जो इस एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है वो लास्ट चैप्टर भी है। चैप्टर नंबर 8 बताया गया है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आप पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो बनने के बाद भी वहाँ पहुँच जाएगी, तो आपको पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली मैप स्टडी के बारे में बताया गया, तो मैंने उसे उस समय के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आगे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको भी एक ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमारी कुछ वीडियोस में ऐसी बात आई है कि जो है बीच में कहीं वॉइस ब्रेक हुई है। उसके लिए मैं अभी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम उसे री अपलोड करेंगे या उतना वीडियो कट करके मैं दोबारा उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैं फिर से उसमें ऑडियो मिक्स करके उसके बाद तब आपको पब्लिश कराऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा हमारे साथ मैनेज कीजिए, हम अभी इस क्षेत्र में नए हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है डेवलप होते हुए। एक बार हम फ्लो में आ जाएंगे फिर हम बेहतर कर पाएंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बड़ी भूमिका के। इस चैप्टर में जैसा कि नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति और पर्यावरण प्रणाली के बारे में, तो इसी इसी के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसमें आप अगर पूरा पूरा देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है मौसम कितने प्रकार के भारत में विशेषकर होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कहाँ से कैसे इन्हें मतलब रीड किया जाता है कि कौन सा मौसम चल रहा है। फिर प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताया गया, वनों की आवश्यकता बताई गई है। लास्ट में वन्य प्रणाली के बारे में भी बताया गया है, और इसी के साथ ही चैप्टर हो जाता है समाप्त। और ये चैप्टर क्लास 6 का आखिरी चैप्टर है। मैं फिर से बता दूं आपको। अब हम बात करते हैं देखिए, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में, आई थिंक 3 या 2 में है पृथ्वी की गतियां, है ना। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो देन इट इज़ गुड, वरना हम इसे जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इन सारी चैप्टर्स की लिंक, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पृथ्वी की गतियाँ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे सूर्य जो है वो पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष जैसे जैसे बदलती जाती है ना, अलग अलग दिशा में, तो वैसे वैसे मौसम में लगातार परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये सन है, मतलब ये सूर्य है, ठीक है, और ये है आपका अर्थ। तो ये लगातार जैसे जैसे बदलते जाते हैं, इनकी अपेक्षाकृत इनकी इनके साथ इनके आधार पर मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन जो बेसिकली मतलब वायुमंडल में दिन पर पर डे जो है वो चेंजेस जो आते हैं या दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन, सॉरी, मौसम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कई फैक्टर आते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, सूर्य का विकिरण, इन सब के आधार पे जो है कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार आप देखेंगे कि बहुत गर्म मौसम होगा, कई बार बहुत ठंडा सा मौसम होगा, कई बार आसमान में बादल छा जाएंगे, कभी पानी बरसेगा। ठीक है, और कई बार उमस भरी गर्मी होगी, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो है ना बहुत अच्छी बारिश भी होती है और साथ साथ धूप भी निकली रहती है। तो ऐसी कई स्थितियां देखने को आपको आमतौर पर मिल जाती हैं। ठीक है, जब हम बहुत दिनों तक देखेंगे कि जब लगातार बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो हमें जो है बहुत हल्के वस्त्र या यूँ कहें सफ़ेद कलर का कपड़ा, आमतौर पे हल्के वस्त्र पहनने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे माहौल ठंडा होता जाता है, या आप नवंबर दिसंबर, हिंदुस्तान मतलब भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप नवंबर दिसंबर में देखेंगे तो अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको ऊनी वस्त्रों के बिना जो है वो रहना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इवन मतलब बहुत ज़रूरत होती है ऊनी वस्त्रों की। उस समय ठंडी और तेज़ हवाएं हल्की सी भी चल गई तो उस समय के लिए क्या है, बहुत माहौल ठंडा हो जाता है। ठीक है, कई बार गर्मी में आप देखेंगे वही कि जैसे मई जून के महीने में तो गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें लू बोला जाता है ना। वो जो है काफ़ी बहुत तेज़ और गर्म हवाएं होती हैं, है ना। तो अ, ऐसे ही इसी आधार पे हम खाने पीने की चीज़ें भी परिवर्तित करते हैं। जब ठंड होती है, जब ठंड की स्थिति होती है तो हम जो है हमारी पाचन तंत्र रात लंबी होती है और हमारे पास जो भी खाने पीने की चीज़ें वो प्रचुर मात्रा में उस समय के लिए उस मौसम में बहुत सारी उपलब्ध होती हैं, तो हम उस समय खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा
लाइक प्रेफर करते हैं, और खासकर गर्म चीज़ें जैसे चाय हो गई, कहवा हो गया ना, आप देखेंगे जो क्षेत्र जो जहाँ पर बराबर ठंडी रहती है वहाँ चाय कहवा ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ना। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भारत में कितने प्रकार के मौसम हैं, तो हम देखें पाएंगे कि दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है वो ठंडा मौसम आमतौर पे देखने को मिलता है। इसी को हम विंटर बोलते हैं, या आप इसे सर्दी कह सकते हैं। ठीक है, मार्च से मई तक का मौसम जो होगा वो गर्म मौसम होता है, कुछ हद तक जून तक मान के चलिए। फिर 15 जून के आसपास से सितंबर तक जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, और यही जो है वो बारिश का मौसम होता है, ये यूँ कहें वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, फिर मानसून लौटेगा, और मानसून लौटने का जो मौसम होता है वो टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और इस बीच में जो है शरद मौसम होता है, मतलब बहुत गर्मी होगी ना, बहुत ठंडी होगी। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो मैंने आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए ये है सन, है ना, ये है अर्थ, अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है तो ठीक है, अपसौर और उपसौर क्या होता है ये आप बताएंगे। ये लाइक अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये 4 स्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है, जैसे एक स्थिति ये बनी है ना, जब यहाँ पे, और मैंने ये बताया था कि सन की स्थिति यहाँ होगी, फिर यहाँ जो है चीज़ें ऐसी बनेंगी, और फिर यहाँ पे चीज़ें ऐसी बनेंगी। ये सूर्य की प्रकाश की स्थिति है, हम लोग लाइक इस तरीके से, ये पृथ्वी है मान लीजिए। तो अब इस आधार पर हमारे हमारे भारत की जो अवस्थिति है उसमें भी 4 मौसम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठंडे मौसम में क्या होगा कि सूर्य की किरणें जब सीधी नहीं पड़ेंगी तो उत्तर भारत में जो है वो तापमान की स्थिति ऐसी होगी कि मतलब टेम्परेचर लो रहेगा, क्योंकि सूर्य से जो ताप प्राप्त होना था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा बराबर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर तापमान की कमी हो जाएगी। ऐसे ही जब गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ पे सूर्य की किरणें, वही किरणें जो इस मौसम में नहीं मिल पा रही थी सौर तप, वो यहाँ पे मिलती हैं और वो सीधे सीधे पड़ती हैं। तो इस समय तापमान बहुत अधिक हो जाता है, 48-49 तक चला जाता है यहाँ तक। ठीक है, भारत के कुछ क्षेत्रों में करीब 50 के आसपास का तापमान चला जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो गर्मी की स्थिति कही जाती है, ग्रीष्म ऋतु जाना जाता है। ठीक है, इस समय मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर भी बताया है कि गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे आमतौर पर लू कहा जाता है, और ये काफ़ी तेज होती है। ठीक है, हेल्थ के लिए बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर कुछ खेल दिया गया है, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 6 में पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो हमें सिर्फ ब्रीफ देखना है। ठीक है, इसलिए हम इस पर डिटेल में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। फिर वर्षा का मौसम आता है, जो बेसिकली दक्षिण पश्चिम मानसून के आने का कारण होता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आता है, और आगे जब बढ़ने लगता है तो ये मौसम बेसिकली बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की स्थल की ओर बहती है। मतलब अगर आप मान के देखें तो ये आपके दक्षिण से लेके मतलब यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से, अगर मान लीजिए कि ये जो है लाइक सपोज दैट ये मैप पे मेरे मत जाइएगा। ठीक है, सपोज दैट ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से उठेंगे, और ये जो है अरब सागर की ओर बहने वाली पवनें होती है। तो ये जो है वर्षा का मौसम होगा। ये अपने साथ जो है वो नमी लाती हैं, और जब ये पहाड़ों से ऊपर टकराएंगी तो यहाँ पे वर्षा होगी। ठीक है, ऐसे ही यही मानसून जब लौटेगा तो इसे शरद ऋतु के नाम से जाना जाएगा। मतलब स्थल भागों से लौटकर फिर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, मतलब उल्टा बहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरफ बह रही थी, ये इस तरफ बहेंगी, तो लौटने का मानसून होगा। और ऐसी स्थिति में आमतौर पे जो तटीय इलाके हैं, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बारिश देखने को मिलती है। लौटते समय में यहाँ पे वर्षा दर्ज की जाती है। ठीक है, लौटते मानसून की वजह से। ठीक, तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइक पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए हम यूपी ले लेते हैं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं यूपी में किसी विशेष स्थान पे अगर, ठीक है, वर्ष भर में जो है मौसम की औसत दशा जो होती है उसी को जलवायु कहा जाता है। जैसे या कितनी बारिश हो रही है, कैसा मौसम है, कितनी गर्मी हो रही, तो ये इसकी जो औसत दशा होती है वही जलवायु कही जाती है किसी स्थान पर, है ना। अनेक अलग अलग वर्षों में आप पिछले 4-5 वर्ष में देख लें तो वहाँ की जलवायु के नाम से आना जाएगा। अगर हम भारत प्रदेश की बात करें, मतलब भारत पूरे देश की बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ आमतौर पे देखने को मिलता है कि हमारे पास करीब करीब कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से होता है, कुछ मानसून के जाने से होता है, बीच में थोड़ी दिन की गर्मी होती है, ठंडियों में भी हमारे यहाँ कई बार बारिश हो जाती है। तो आमतौर पे मानसून पर आधारित है, तो इसलिए हम इसे मानसूनी जलवायु का प्रदेश
कह लेते हैं। मानसून शब्द जो है वो आया है मौसम से, और मौसम का अर्थ है बेसिकली मौसम, ठीक है, उसी को मैनिपुलेट करके हमने मौसम का नाम दिया है, ठीक है। फिर जब आप बात करते हैं भारत की स्थिति में, तो ये उष्णकटिबंधीय में होता है। लाइक अगर हम बात करें इसे, तो आपने देखा होगा जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर, तो मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे ये यहाँ कहीं भारत पड़ेगा ना, सपोज दैट, तो ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे अधिकतर जो वर्षा होगी वो मानसूनी पवनों से होती है, ठीक है। और जो यहाँ की खेती होगी, अब जब चूँकि नदियाँ हमारे पास सीमित हैं, और कृषि जो है बड़ी मात्रा में बड़ी क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि पानी बहुत अच्छा बरसा, तो हमारे यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा, और बाकी सारी चीज़ें, मतलब लोग प्रसन्न रहते हैं उस लाइक भारत एक ऐसा प्रदेश भी जाना जाता है जो मुख्य रूप से वर्षा पे निर्भर है। हालांकि अब हम लोग इसको लाइक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और इन सब के माध्यम से बराबर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर वर्षा होती है तो बाकी संकट, लाइक पानी का संकट होता है खासकर पेयजल और कृषि में, तो ये नहीं होता। अगर मानसून नहीं रहता है तो पेयजल संकट भी जूझना पड़ता है, कई जगह जो है वो जीरो ग्राउंड वाटर की स्थिति है, हो जाती है, तो ऐसी स्थिति बनने से लाइक बड़ी प्रॉब्लम होती है सामान्य जनता को, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या है कि हम कृषि, लाइक जो हमारी कृषि है वो भी वर्षा पे है, हमारा जनजीवन भी बहुत हद तक वर्षा पे निर्भर करता है, ठीक है। अब किसी स्थान की जलवायु मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी और उसका उच्चावाच, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। अगर हम भारत में जो है अलग अलग क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता दिखती है। जैसे राजस्थान में अगर आप चले जाएं तो आप राजस्थान में मरुस्थल की स्थिति पाएंगे, ठीक है, बहुत सारी गर्मी होगी मरुस्थल में। ऐसे ही लद्दाख वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ बराबर बर्फीली ठंडी पड़ती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी होती है, ठीक, माइनस में टेम्परेचर रहते हैं। जबकि राजस्थान में आपको 50 लाइक अगर जैसलमेर चले जाएं, श्रीगंगानगर चले जाएं या बीकानेर चले जाएं, ठीक है, पोखरण वाले क्षेत्र में चले जाएं, तो करीब करीब वहाँ पे 50 के आसपास का टेम्परेचर चला जाता है, इतनी जो है इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अब अगर आप तटीय क्षेत्रों में जाएं, जैसे मुंबई चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, तो यहाँ जलवायु ना तो बहुत ठंडी होगी ना ही गर्म होगी। ऐसे ही अगर आप जो है समुद्र तट के क्षेत्रों में जाएंगे तो आमतौर पर ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ठंडा होगा, ठीक। सबसे अधिक वर्षा की बात होती है तो वो होती है मौसिन राम में, जो कि पड़ता है मेघालय में। कुछ साल पहले तक ये स्थिति चेरापूंजी में बनती थी, बट अब जो है मौसिन राम में बनती है, ठीक है। तो मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जैसे जैसलमेर, वहाँ पे वर्षा ही कई बार नहीं दर्ज की जाती, कई बार पानी ही नहीं बरसता, पूरे पूरे साल बीत जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है जगहों पे अलग अलग उच्चावच पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं जलवायु में, तो इस वजह से अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे लाइक जलवायु के आधार पे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी उगेंगी, ठीक है। तो हम वनस्पति पे चलते हैं कि अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो बेसिकली क्या है प्राकृतिक वनस्पति। तो जब कोई पेड़ या पौधा या कोई भी ऐसा लाइक कोई पेड़ पौधा बिना मनुष्य की सहायता से उपजे तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, कोई वन है, कोई ऐसी क्षेत्र है, तो वहाँ कोई लगाने नहीं जाता, वहाँ कोई मतलब उसको रोपण करने नहीं जाता, तो आमतौर पे क्या होता है वो अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको कैक्टस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही फूलों वाले पौधे भी देखने को मिलेंगे, आमतौर पे इन्हें झाड़ी कहा जाता है। और कई बार वृक्ष बहुत लंबे होंगे और उन बहुत से शाखाएं होंगी, बहुत सारी पत्तियां होंगी, तो उनको नीम होंगे, आम होंगे, ये सारी पत्तियां होंगी ना, तो इसमें क्या है जो है उसे आप लंबे वृक्ष की संख्या देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर पत्तियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे कि नारियल, है ना, तो ये जो अपने आप उग जाते हैं, मतलब इसमें लाइक मनुष्य का ज़्यादा, हालांकि अब इनका रोपण भी होने लगा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से समझाया गया कि जैसे ये भूमि परत है ना, अगर 1.5 मीटर तक है ना, या 5 मीटर तक है, तो ये हम झाड़ी वाली परत या झाड़ी जिसे कह सकते हैं, है ना,
ऐसे ही जब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 5 मीटर के आसपास या 5 मीटर से 20 मीटर के बीच में जो आपको देखने को मिलेगा ये तरुण वृक्ष देखने को मिलेंगे, है ना, जो छोटे वृक्ष कह सकते हैं। फिर 40 मीटर तक आपको वितान वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिर जो सर्वाधिक ऊंचाई होती है करीब 60 मीटर, ये जो है उद्गामी परत होती है, ये सबसे लाइक इससे हाईएस्ट माना जाता है। हालांकि इससे ऊंचे भी लंबे पेड़ हो तो लाइक ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु होगी, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होगी, और ये सब निर्भर करेगा किस पे, वर्षा पे, ठीक है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होगी, वहाँ पे वनस्पतियों की संभावना, यूँ कहें कि वनों की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ज़रूरत यह है कि हमें वनों की आवश्यकता है ही क्यों इतनी, क्या ही ज़रूरत पड़ गई इतनी ज़्यादा कि वन का हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वन जो है वो बेसिकली जो उनका मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन जो है देना। तो आमतौर पे देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। मतलब मानव के श्वसन तंत्र का ठीक उल्टा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, है ना। तो ये हम लेते हैं श्वसन में, ठीक है, श्वसन में लेते हैं, ठीक है, और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ये मानव है, ठीक है। अगर हम पेड़ पौधे की बात करें या वनस्पति की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, ये CO2 ग्रहण करेंगे और निकालेंगे ऑक्सीजन जो हमारे यूज़ में आएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है जिससे जो है मानव में जो हमारे जो प्राणदायी वायु है जिसे आप ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दूसरा काम इनका ये भी है कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो बेसिकली क्या है कि जड़ों को मिट्टी से बांध कर रखते हैं, और वो अलग अलग लाइक इस प्रकार के जब बांध के रखेंगे तो जो भी अपर्दन की स्थिति बनती है वो अपर्दन से इसे लाइक रोकते हैं। हमारी जो अपर्दन वाली क्षेत्र जैसे मान लीजिए कटाव छटाव से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वनों से इनकी अपेक्षा लाइक इसके बाद हमें ईंधन मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, लाख मिल जाता है, शहद मिल जाता है, गोंद मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक अचानक मुझे एक सवाल याद आया कि विश्व का फेफड़ा, है ना, किस वन को कहा जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अनेक प्रकार के वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, कटाई इस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाने के लिए उनको जो उनका बेतरतीब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो हम प्राकृतिक वनस्पतियों को भी समाप्त कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें बेसिकली करना क्या चाहिए कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी रक्षा हम करने में अक्षम रहे ना, इनकी रक्षा हम ना कर सके, तो आने वाले समय में स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे श्वसन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वही हमारे पास नहीं होगी, और ऐसी स्थिति ये होगी कि हमें ऑक्सीजन पहली बात नहीं मिलेगी, साथ साथ ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं, एक की ग्राफ दिया गया वनों का उपयोग नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बात तो जो है ज़मीनी स्तर पे मिट्टी को बांध के रख रहा है, वनों से हमें रबर मिल रहा है, इमरती लकड़ी मिल रही है, प्राकृतिक वन्य जीवों का निवास है, यहाँ पे गोंद और लाख जैसे मटेरियल मिल रहे हैं, बहुत सारे फल मिल रहे हैं, शहद मिल जा रहा है, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है वायुमंडल में, दवाइयाँ बहुत सारी यहाँ से बनाई जा सकती हैं, लोगों के आश्रय के लिए, रहने के लिए घर और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे चारे मिल जाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है, खेल के सामान और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने के लिए यहाँ से हमारे पास लकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हम हमारे वनों का उपयोग बेसिकली हमारे लिए बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे, तो हमें इसकी सुरक्षा अगर हम ना कर सके तो हम इन सब चीज़ों से वंचित हो जाएंगे, और ये बहुत मुश्किल काम होगा, और जैसे जैसे हम इनसे हमारा वंचन इनसे बढ़ता जाएगा वो हमारे जीवन को कॉम्प्लेक्स लाइक कठिन बनाता जाएगा, ठीक है। बात करते हैं वन्य प्राणी की। तो बेसिकली अगर हम वो एक वन में देखें तो अलग अलग तरीके के वन्य जीवों का निवास होता है, ठीक है। अब उसमें बड़ी संख्या में लाइक वो सरीसृप भी हो सकते हैं, उभयचर भी हो सकते हैं, पंक्षी भी हो सकते हैं, स्तनधारी भी हो सकते हैं, कीट और कृमि भी हो सकते हैं। इन सब का जो बेसिकली है निवास है वो कहाँ होगा, वो होगा आपका किसी भी वन में या किसी भी वन वाले क्षेत्र में, ठीक है। कुछ बेसिक वनों के लाइक कुछ बेसिक जीवों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ, ठीक। गिने चुने क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे
गिरवन गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें बाघ की, तो हर साल, सॉरी हर दूसरे साल, है ना, एक, माफ़ कीजिएगा, शायद चौथे साल होता है, ठीक है, बाघ गणना जो है होती है। और इस समय इस गणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक बाघ है। तो हर साल, हर दूसरे या चौथे, माफ, ये क्लियर नहीं हो रहा मुझे, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि दूसरे या चौथे साल होता है, एक रिपोर्ट आती है बाघ गणना के लिए, बाघ जनगणना के लिए, ठीक है, तो उसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए अलग अलग तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है। आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि बाघ गणना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जिस साल ये न्यूज़ में रहता है उस साल तो होते ही होते हैं, कई बार ऐसे न्यूज़ में नहीं रहता, ठीक है, तो भी पूछे जाते हैं कि इसकी विधि है, इसमें 3-4 तरीके की विधियाँ होती हैं, स्ट्राइप्स होता है ना, ऐसे ही एक होता है फुट मार्किंग। तो अलग अलग तरीके से इनकी गणना की जाती है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी एग्जैक्टली मुझे मैं पिन नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को वहाँ पे, ठीक है, तो अभी के लिए स्किप करते हैं इसको। फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, देश के विभिन्न भागों में मिलेगा आपको। गिर के एशियाई, गिर के वन में देखेंगे तो आपको एशियाई शेर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप असम में देखेंगे तो एक सींग वाले गैंडे मिल जाएंगे, ठीक है, हाथी मिल जाएंगे बहुत प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ऐसे ही हाथी को अगर आप और देखना चाहें तो केरल और कर्नाटक में चले जा सकते हैं। जंगली गधे, है ना, या जंगली गधे जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये तैरते गधे भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये गधे जो है ये इनकी विशेष प्रवृत्ति है कि ये तैर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तैरता गधा, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात की कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाता है। ऊँट भारत के रेगिस्तान या रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऐसे ही जंगली बकरी, हिम तेंदुआ जो है वो स्नो लेपर्ड ना, ये राजकीय पशु है ना, कहाँ का है ये आप बताएंगे ठीक है। तो भालू ऐसे हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोकल वनों में, लाइक लोकल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये सब जो है हमारे देश में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसमें इसे कई कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है, जो है विलुप्त प्रजातियां हैं, ठीक है, ठीक। और एक होती है विलुप्त प्रजाति, एक होती है कि खतरे के पास ना, खतरे के पास, और और उसके बाद खतरे के पास एक होती है खतरे से ऊपर पर चल रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने कुल मिला के 7 श्रेणियों में बांटती है। हम जब एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एनवायरनमेंटल इकोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें ये डिटेल में देखेंगे। तो कुल मिला के 7 उसमें बांटा गया है कि कैसे कैसे इनकी, और गवर्नमेंट उसी हिसाब से रूल रेगुलेशंस बनाती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो भारत के पक्षियों में भी ऐसे ही प्रचुरता देखने को मिलेगी। मोर राष्ट्रीय पंक्षी बनाया गया है। इसके अलावा तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख और बहुत सारी जो है छोटे छोटे पंक्षी पाए जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि हर्मिंग बर्ड की बात करें तो वो भी हिंदुस्तान में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है। बाज हो गया, चील हो गई, तो ये सब देखने को मिलते हैं। हालांकि अब कुछ हद तक चील और बाज देखने को कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी देखने को अभी कभी कहीं कई जगहों पर मिल जाते हैं। इनके लिए संरक्षण के लिए जो है वो भारत में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सेव, ठीक है, ये गिद्धों के संरक्षण के लिए है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, हम इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो उनके प्राकृतिक निवास को बनाते हैं, ठीक है। इन 2 तरीके से सेव किया जाता है, एक होता है XC2, ठीक है, स्वास्थाने, और परस्थानी। ये परस्थाने हैं, मतलब बाहर में कहीं बना के, और एक होता है स्वास्थाने, IN-situ बोलते हैं, ठीक है। तो IN-situ XC2 2 तरीके से, एक उसी स्थान पे सेव किया जाए, प्रोटेक्ट कर लिया जाए, दूसरा है जो कहीं बाहर बना के, लाइक कोई बाहर एरिया रिमार्क करके उनको सेव किया जाए, तो उसे XC2 बोलते हैं।
इतनी डिटेल में जाने का अभी के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे तो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। ऐसे ही ध्यान जो है वो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करेंगे। तो ये मैंने बताया आपको कि 2 तरीके से संरक्षण दिया जाता है। सांप की देखेंगे तो भारत में सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी, कोबरा, ठीक है, ब्लैक कोबरा, करैत, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे चीकल, ठीक है, और अजगर, और बहुत सारे प्रवृत्ति के सांप जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ में होता है कि वो सिर्फ जैसा आपने सुना होगा कि अजगर के पास जहर नहीं होता, बट वो गला घोट के मारता है या दम घोट के मार देता है। तो ये स्थिति, बहुत सारे सांपों में जहर भी नहीं होता, लेकिन वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो लाइक कुछ गला दम घोट के मार देंगे या ऐसी कोई स्थिति होती है, ठीक है। आमतौर पे बहुत सारे खतरनाक होते भी नहीं, गिने चुने खतरनाक होते हैं, ठीक है। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। बहुत सी प्रजातियां जो है वो समाप्त हो चुकी हैं। ये मैंने अभी 7 जो है अलग अलग कैटेगरीज में इसे बनाया गया है, जैसे नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। सरकार ने क्या किया है, इनके संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। ये तो कुछ कार्यक्रम के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे पशु विहार नाम मानचित्र उनकी स्थिति बता सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ठीक है। आप और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण में हम कैसे जागरूक हो सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि हर अक्टूबर पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, इनके निवास को संरक्षित करने में पहली बात जागरूकता फैला सकें, और दूसरी बात हम इनको जो है लाइक बचा सकें, अपना सहयोग भी दे सकें। इन्हें विशेषकर जैसे हड्डियों के लिए, सींग के लिए, हाथी के दांत के लिए, है ना, और बाघ के खाल के लिए, इन सबको मारा जाता है। तो ये स्थिति, मतलब हम इनको पहली बात इनको खरीदें ना, दूसरी बात अगर हम देख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट की मदद करें उनको लाइक प्रोटेक्ट करने में। तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ठीक है। सिंपल सी बात है, बाघ खत्म हो जाए या कोई भी प्रजाति विलुप्त हो जाए, तो उससे जो सबसे प्रॉब्लम आती है वो वहाँ की आती है इकोलॉजिकल, या यूँ कहें कि वहाँ का पर्यावरण थोड़ा सा जो आप यूँ कहें कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता है, वो खतरे में आ जाती है। तो जैव विविधता खतरे में ना आए, इसलिए इनको हमें बचाना होगा। हमें इस पे जो है लोगों को जागरूक भी करना होगा, और जागरूकता हम बेहतर तभी फैला पाएंगे जब हमें विशेषकर इसके बारे में ज्ञान होगा। इसी के साथ हम चैप्टर 8 ख़त्म कर रहे हैं, क्लास 6 का। आप एक बार इसे पढ़ें, अपने नोट्स कवर करें। कोई असुविधा होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे कंटेंट को, और शेयर करें ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। अभी हमारा ये स्टार्ट है, तो लाइक स्टार्टिंग है, तो हमारे पास लाइक ज़रूरत है हमें दूर तक पहुंचने की। जितने ज़्यादा लोग हम पहुंचा सकेंगे अपनी नॉलेज, ये हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक, आगे मिलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर अब तो ख़त्म हो चुका है ये क्लास 6। क्लास 7th की ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे हम, अब जब अगले दिनों में हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक, आप इसे देखिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।